गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं गॉल्वनिक सेल के बारे में। गॉल्वनिक सेल का हम लोगों ने बेसिक पढ़ा। गॉल्वनिक सेल, जिसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। डैनियल सेल के बारे में। दो हाफ सेल होता है, लेफ्ट वाला राइट वाला। लेफ्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है, राइट वाला में रिडक्शन होता है। सेल को रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से गॉल्वनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल को लेफ्ट में रखते हैं, राइट हाफ सेल को राइट में रखते हैं और सॉल्ट ब्रिज से उसको सेपरेट कर देते हैं। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, राइट में रिडक्शन होता है। लेफ्ट में जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोडिक हाफ सेल हुआ, राइट में जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोडिक हाफ सेल हुआ। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब कोई भी एक इलेक्ट्रोड जो है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डुबोने पर उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रोड के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से पुकारते हैं। दो तरह का होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन में उसी को हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से पुकारते हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रोड का एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कुछ वैल्यू असाइन कर दिया जाता है, उसका कुछ पोटेंशियल मान लिया जाता है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या लिया जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया गया है 0 के बराबर। किसने माना? IUPAC ने मान लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में किसी एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वही उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया। अब देखो भाई, लेफ्ट हाफ सेल है, राइट हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो दोनों हाफ सेल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस भी तो होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, किधर से? लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, एक्सटर्नल सर्किट से। उसी से तो करंट मिलता है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को आज हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसको कहते हैं EMF ऑफ द सेल, जिसको कि शॉर्ट में ई सेल कहेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। EMF ऑफ गॉल्वनिक सेल, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ई सेल के नाम से पुकारते हैं। EMF का मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। आप फिजिक्स में EMF बहुत पढ़ते हैं। बैटरी का EMF कुछ वोल्ट में होता है, जैसे ड्राई सेल उसमें EMF लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। अर्थात ये जो लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है 1.5 वोल्ट के बराबर है। तो देखो भाई, यहाँ पर हमने लिख दिया इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल राइट हाफ सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को EMF ऑफ द सेल कहेंगे और शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे ई सेल। ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, किसका? सेल का। EMF ऑफ द सेल को शॉर्ट फॉर्म में अब हमेशा ई सेल ही हम लिखेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है और ये फार्मूला महासूत्र है। सूत्रों का सूत्र महासूत्र। इस एकमात्र सूत्र से बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। इसको बढ़िया से याद कर लेना। जो अक्षर में दिया हुआ है उसको बढ़िया से याद कर लेना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर एक जो फार्मूला लिखा, क्या लिखा? AR माइनस EL। आर का मतलब राइट हाफ सेल, एल का मतलब लेफ्ट हाफ सेल। देखो ये लिखा आर, आर का मतलब राइट हाफ सेल, एल का मतलब लेफ्ट हाफ सेल।
ER का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल, EL का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल। बढ़िया से सुनोगे, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने में बहुत बच्चा गड़बड़ करता है। बताओ, इन दोनों जो ER माइनस EL लिखा, दोनों में दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। ये राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल और ये लेफ्ट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस, राइट में से लेफ्ट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दिया तो इस सेल का वैल्यू मिल जाता है। क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है तो माइनस कर देने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाता है। यानी इसी का बहुत फॉर्मेट हो सकता है इस फॉर्मूले को, लेकिन उस बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं उनको आप बना सकते हैं, रटोगे नहीं। इस एकमात्र फार्मूले को ही याद रखना है। दूसरा फार्मूला यदि आपने याद रखा तो मिस्टेक होगा, कंफ्यूज करोगे और हमेशा एरर होगा। तो यही सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है इस सेल के लिए। क्या फार्मूला है भाई? ER माइनस EL। ER का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल राइट हाफ सेल का, EL का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही लेफ्ट हाफ सेल का, यानी दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा इस सेल के बराबर कहा जाएगा। ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी क्या रिडक्शन पोटेंशियल, R का मतलब राइट हाफ सेल का, L का मतलब लेफ्ट हाफ सेल का। यही स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपको EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है तो ई नॉट सेल का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हमने सिखाया था कि प्रेशर कितना, 1 बार के बराबर अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर भी हम ले लेते हैं। अगर कोई एकवच सॉल्यूशन है तो उसका मोलरिटी 1 मोलर होगा और टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दो फार्मूला आपको बढ़िया से याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं और इस फार्मूले का यूज सीखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? ई सेल, जिसको EMF ऑफ द सेल कहते हैं, उसके लिए एक फार्मूला आया। क्या फार्मूला आया? ER माइनस EL। ER क्या है? राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। EL क्या है? लेफ्ट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। यानी दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल ही है। राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दो तो ई सेल का वैल्यू मिल जाता है। वही स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ई नॉट सेल मिल जाएगा। ई नॉट सेल का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। है ना आसान? कॉन्सेप्चुअल है, हर एक एक पॉइंट को बस बढ़िया से याद रखना है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझते हैं एक दो न्यूमेरिकल से कि इस सिंपल फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में किस तरह से यूज करें। हमें कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल ऑफ गिवन गैल्वेनिक सेल ए। एक गैल्वेनिक सेल दे दिया, Zn सॉलिड,
Zn+2 एक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज है, Cu+2 एक्वस फिजिकल स्टेट लिख देते हैं उसका, एंड Cu सॉलिड, मतलब डैनियल सेल आपके पास दिया हुआ है, यही तो हम लोग डैनियल सेल में पढ़े थे। गिवन E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, Zn+2 से Zn के लिए -0.70 वोल्ट, E0 दिया हुआ है Cu+2 से Cu के लिए 0.34 वोल्ट। तो इसी तरह से गॉल्वनिक सेल पेपर पर रिप्रेजेंट करके दे देगा। सबको याद है ना रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, या रिप्रेजेंट जब किया हुआ है तो किस तरह से उसको पढ़ते हैं। ये लेफ्ट हाफ सेल हुआ, ये राइट हाफ सेल हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोडिक हाफ सेल, ये कैथोडिक हाफ सेल, और ये सॉल्ट ब्रिज सिंगल वर्टिकल लाइन। एक ही हाफ सेल में यदि दो सब्सटेंस आपस में कांटेक्ट में है और डिफरेंट फेज में है तो सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं। तो ये इस तरह से गॉल्वनिक सेल आपके पास दिया रहेगा। क्या पूछा, E0 सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ ऑफ द सेल पूछता है, जबकि दोनों ही हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में दे दिया, एसआरपी दिया, एसआरपी। जरा ध्यान से देखोगे, हमें एसआरपी चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हाफ सेल का चाहिए। क्या क्वेश्चन में एसआरपी ही दिया हुआ है? तो पढ़ना सिखाया था, Zn+2 से जिंक में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जो पोटेंशियल दिया वो रिडक्शन का ही दिया स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी ये एसआरपी दिया, ये भी एसआरपी ही दिया, क्योंकि Cu+2 से Cu में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो पढ़ने आना चाहिए कि ये भी एसआरपी दिया, ये भी एसआरपी का वैल्यू ही दिया। आपको फार्मूला में इस्तेमाल करने के लिए एसओपी चाहिए, एसआरपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो चलो भाई फार्मूला लगाते हैं। तो देखोगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, E0 सेल कैलकुलेट करना है। क्या फार्मूला सिखाया था, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। E0 राइट का मतलब राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल राइट में कौन है, राइट में कॉपर है, तो ऐसे लिखोगे E0 Cu+2 से Cu, यानी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल राइट हाफ सेल का एसआरपी का वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल ही किसका, जिंक का। ये भी रिडक्शन और ये भी रिडक्शन, ये राइट हाफ सेल का, ये लेफ्ट हाफ सेल का, दोनों का डिफरेंस जो होगा E0 सेल कहलाएगा। अब डेटा देखेंगे कि हमें एसआरपी चाहिए, तो क्या क्वेश्चन में एसआरपी ही दिया। Cu+2 से Cu के लिए, Cu+2 से Cu के लिए सर ये वैल्यू रट ले क्या, ये क्वेश्चन में एसआरपी एसओपी का वैल्यू दिया रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ रहता है, रटने की जरूरत नहीं है। तो कितना है भाई, Cu+2 से Cu के लिए एसआरपी का वैल्यू 0.34 वोल्ट लिख दिया, माइनस जिंक का एसआरपी का वैल्यू दिया -0.70, तो माइनस और ये जो वैल्यू दिया -0.70, माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया 1.04 वोल्ट के बराबर। ये आंसर हो गया, है कि नहीं। सो इंटरेस्टिंग, क्या किया, राइट हाफ सेल का एसआरपी के वैल्यू में से लेफ्ट हाफ सेल का एसआरपी के वैल्यू को घटा दिया। एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी गौर करोगे कि हमें जरूरत रिडक्शन पोटेंशियल की है, तो क्या क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया कि नहीं। अगर रिडक्शन ना देखे, अगर ऑक्सीडेशन होता तो पहले उसको माइनस करके रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस फार्मूले को लगाएंगे और आपके पास आंसर आएगा। तो E0 सेल का वैल्यू आपके पास आया 1. स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो न्यूमेरिकल से हम लोग समझ रहे हैं किस तरह से ई सेल का वैल्यू या ई नॉट सेल का वैल्यू कैलकुलेट करें। देखो सर, ये आपने ई नॉट सेल क्यों कैलकुलेट किया, ई सेल क्यों नहीं निकाला? जो क्वेश्चन में पूछा ई नॉट सेल तो ई नॉट सेल निकालेंगे, और ई सेल पूछता तो ई सेल कैलकुलेट करते। लेकिन उस केस में राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मिलेगा, नॉट स्टैंडर्ड में दिया तो नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में मिलेगा। कुछ नेटवर्क की कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो मैं चेक कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ा होगा तो मैंने ये कहा कि किस तरह से हम ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला लगाया, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हाफ सेल का एस आर पी को वैल्यू को माइनस कर देंगे, ई नॉट सेल का वैल्यू मिल जाएगा। देखो सब, अगला क्वेश्चन बी पार्ट। एक हमने गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये गैल्वेनिक सेल है, यहाँ पर प्लेटिनम भी लग जाता है अगर सही से रिप्रेजेंट करें तो। गैस गैस आयन यदि है तो एक इनर्जी इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है और वो है प्लेटिनम। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, डेटा दिया हुआ रहेगा, गिवन ई नॉट एजी प्लस से एजी के लिए एसआरपी का वैल्यू दे दिया 0.8 वोल्ट। अब इसका हमें ई नॉट सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तुरंत दिमाग ब्राइट हो जाना चाहिए। जैसे ई नॉट सेल पूछा कि तुरंत फार्मूला हम लगाएंगे, देखोगे सब ध्यान से। ई नॉट सेल के लिए बोलो सब फार्मूला क्या होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। ये राइट हाफ सेल का और ये लेफ्ट हाफ सेल का। राइट में कौन है? सिल्वर है, तो सिल्वर का एसआरपी का वैल्यू लिख दिया, माइनस लेफ्ट में कौन है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी एसआरपी का वैल्यू ही H प्लस से H2, यानी बेसिकली दोनों के एसआरपी का डिफरेंस। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या एसआरपी ही दिया, तो क्वेश्चन में सिल्वर का एसआरपी दिया, Ag प्लस प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया, रिडक्शन हो रहा, स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दिया। कितना दिया? 0.8 वोल्ट, है कि नहीं? एसआरपी चाहिए, एसआरपी दिया। ये हाइड्रोजन का क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में हाइड्रोजन का एसआरपी का वैल्यू नहीं दिया, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सिखाया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का माना गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी या एसओपी का वैल्यू कितना? 0। तो ये आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, ये पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू 0 होता है। नहीं दिया ना, सिर्फ सिल्वर का दिया, हाइड्रोजन का नहीं दिया, तो इसमें से हमने 0 को माइनस कर दिया। तो याद रखना है कितना वोल्ट आ गया? 0.8 वोल्ट। तो इसमें क्या हम लोगों ने सीखा? हम लोगों ने इसमें सीखा कि यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और उसके एसआरपी की जरूरत है तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता, उसकी वैल्यू 0 होती है, और वो आपको याद रखना है। यही अगर सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ रहता, यानी कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता, देखो सब बच्चे, क्वेश्चन में अगर ये डेटा नहीं दिया होता बल्कि ऐसे दिया हुआ रहता, Ag से Ag प्लस क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा, और इसके लिए वैल्यू माइनस 0.8 वोल्ट दिया हुआ रहता है ना। ये प्लस तो ये माइनस एक दूसरे का नेगेटिव होता है। अगर ये डेटा नहीं दिया रहता, ये डेटा दिया रहता और हमें ये चाहिए था, दिया ऑक्सीडेशन चाहिए रिडक्शन, क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये दिया ऑक्सीडेशन चाहिए था रिडक्शन,
तो क्या लगा दोगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस 0.8 वोल्ट। तो ये भी ध्यान से क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में जिसकी ज़रूरत है वही दिया या उसका उल्टा दिया। हमें चाहिए रिडक्शन, दिया ऑक्सीडेशन, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके उसको रिडक्शन बना लोगे, जो कि एक क्वेश्चन से भी हम लोग समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। तो फुल नोट हो गया। अब देखो, इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। अब दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन का पार्ट सी, यहां हमने कर दिया Cu प्लस 2 इक्वस Cu सॉलिड, थोड़ा चेंज कर दिया। और क्वेश्चन में जो दिया है वो देखोगे, सारे ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत एरर करता है। साइन में दिया हुआ है ए नॉट Cu से Cu प्लस 2 के लिए माइनस 0.34 वोल्ट इज गिवन, माइनस 0.34 वोल्ट। ई नॉट सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे ई नॉट सेल गॉल्वेनिक सेल के लिए देखा कि ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आया। अब तक तो सबको याद आ गया होगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल और ये लेफ्ट हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, और नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में राइट में कौन है, कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu प्लस 2 से Cu, माइनस लेफ्ट में कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का एसआरपी का वैल्यू ही हमें चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें एसआरपी का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉपर का चाहिए। क्या कॉपर का रिडक्शन दिया कि ऑक्सीडेशन दिया, ऑक्सीडेशन दिया। Cu से Cu प्लस 2 के लिए दिया, ऑक्सीडेशन दिया, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि एसआरपी का वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। क्या करोगे, दिया ऑक्सीडेशन, हमें चाहिए रिडक्शन, ये माइनस 0.34 वोल्ट था ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए 0.34 वोल्ट हो जाएगा। यहीं पर लिख लेंगे, हमें चाहिए एसआरपी का वैल्यू। Cu प्लस 2 से Cu सिखाया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट साइन का होता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, कितना, 0.34 वोल्ट। तो 0.34 वोल्ट, इसी को ध्यान में रखना है। बहुत बच्चा नहीं ऑब्जर्व करता कि हमें क्या चाहिए और क्वेश्चन में क्या दिया, डेटा सीधे सीधे अगर कुछ कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। माइनस हाइड्रोजन का ये तो बता चुका हूं कि इसका 0 होता है, यानी आंसर आ गया 0.34 वोल्ट के बराबर। है ना इंटरेस्टिंग। तो डेटा भी आपको देखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में जो आपने फॉर्मूला लिखा उसे में चाहिए एसआरपी और क्वेश्चन में दे दिया एसओपी, तो आप वहां पर माइनस साइन मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। इसको नोट कीजिए। तो एकदम बेसिक हम लोगों ने ई सेल और ई नॉट सेल का फॉर्मूला लिखा, उसको कैलकुलेट करना सीखा। अब इसका एप्लीकेशन आगे गॉल्वेनिक सेल में आता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ये शुरू हुआ है। अब ये गॉल्वेनिक सेल में थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन अब हम लोग पढ़ते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं, और आप लोगों ने तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया से पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स तो इतना बढ़िया से पढ़ा कि अब दिमाग में आते के साथ कि डेल्टा जी है, डेल्टा एस है, बढ़िया से क्लियर जो पिक्चर है वो बनना शुरू हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स तो हर टॉपिक में लगना ही लगना है। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो डेल्टा जी होता है,
गिब्स एनर्जी का जो चेंज होता है और ई सेल, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ ही नहीं सकते। देखो ये डेल्टा जी जो है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर इसको गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से ही पुकारते हैं, अवेलेबल एनर्जी भी कहते हैं, इसको यूजफुल एनर्जी भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल में हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो बेसिकली एक चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से गुजरेगा, तो वर्क होना होगा, वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा? गैल्वेनिक सेल वर्क करेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से गुजरेगा तो कुछ वर्क होगा, गैल्वेनिक सेल को उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि n मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितना मोल? n मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल में एक्सटर्नल सर्किट से, तो उसके लिए गैल्वेनिक सेल को वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत फिजिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि पढ़े होंगे, तो यदि कोई एक चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से गुजरता है, एक्सेलरेट होता है, तो वर्क का वैल्यू होता है Q गुने V, यानी कि V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या? चार्ज है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज है ना। देखो सब ध्यान से, इफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is taken out from galvanic cell, then work done। W कह रहे हैं किसके बराबर? जितना जो चार्ज फ्लो करेगा Q एंड मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट। ये फिजिक्स का एक फॉर्मूला है जिसको कि बढ़िया से याद कर लेना। मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं भी पढ़ा तो मैं बताता हूं कि कोई एक चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से गुजरता है, तो वर्क जो होता है वो Q गुने V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, इसके बराबर होता है। अब ये जो Q है ध्यान से देखोगे, यानी वर्क डन हम लिख सकते हैं Q एंड मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको ई सेल कह रहे है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस दो हाफ सेल के बीच में ई सेल कह रहे, तो वर्क क्या होगा? Q कितना? सोचो भाई, n मोल इलेक्ट्रॉन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n मोल में कितना इलेक्ट्रॉन? n से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी बेसिकली ये क्या हो गया? ये Q हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना, ये Q का वैल्यू हुआ, एंड मल्टीप्लाइड बाय ई सेल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये जो वैल्यू है ध्यान से देखो, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आता है वो आ जाता है 96,000, अप्रॉक्सीमेटली 96,500 कूलम के बराबर। यानी 96,500 कूलम चार्ज है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर। कोई पूछेगा भी तो याद भी होना चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज होता है वो 96,500 कूलम के बराबर। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जिसको कि हम एक फैराडे के नाम से पुकारते हैं।
फैराडे कांस्टेंट, फैराडे, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एफ लिखेंगे, 1 फैराडे, है कि नहीं। तो अब ये जो वर्क डन किसने किया, गॉल्वनिक सेल ने वर्क जो किया, वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एन हो गया। और ये वाला वैल्यू यहां से यहां तक जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 96,500 कूलम है, उसको फैराडे कहा तो एफ लिख दिया। ये यहां से यहां इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 फैराडे के बराबर 96,500 कूलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने एफ कहा। और इसे तो हमारे पास वर्क डन के लिए फॉर्मूला आ गया। यानी कभी भी कहे कि गॉल्वनिक सेल है और उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करो कि कितना होगा, तो इस फॉर्मूले को लगाना है। ये यूजफुल वर्क है, अवेलेबल एनर्जी है कि नहीं, फ्री एनर्जी है, किसके बराबर, NFE सेल के बराबर। ये सेल क्वेश्चन में दिया रहेगा, फैराडे कांस्टेंट 96,500 आपको पता, नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन एन क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, तो वर्क जो होगा गॉल्वनिक सेल का वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताओ भाई, आप जब वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। तो गॉल्वनिक सेल ने वर्क किया तो उसकी एनर्जी भी घट जाएगी, गिफ्ट फ्री एनर्जी घट जाएगी, अवेलेबल एनर्जी घट जाएगी, यूजफुल एनर्जी घट जाएगी। यूजफुल एनर्जी कहो, गिफ्ट फ्री एनर्जी कहो, डेल्टा जी कहो, तीनों में कोई फर्क नहीं है, यानी डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए डेल्टा जी का वैल्यू माइनस NFE सेल के बराबर। समझ में बात आई कि क्यों निगेटिव हुआ। अरे कुछ काम कर दिया, यूजफुल एनर्जी उसका कुछ निकल गया, तो अब जो एनर्जी है गॉल्वनिक सेल में घट गया, तो घट गया तो डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो निगेटिव। तो ये जो फॉर्मूला है 1 करोड़ स्टार का फॉर्मूला है, अर्थात वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यही फॉर्मूला अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, STD लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पढ़ते हैं इसको स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में इसी डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट कहेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा माइनस NFE नॉट सेल। कितना खूबसूरत फार्मूला है, कितना बढ़िया सा फार्मूला है। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में खाली नॉट लगा दिया, दोनों ही फार्मूला एक ही जैसे हैं, बट नॉट स्टैंडर्ड के लिए नॉट नहीं लगाया, और स्टैंडर्ड है तो नॉट लगा दिया। नॉट नॉट का मतलब स्टैंडर्ड। ये दोनों ही फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम रट लेना है। तो गिफ्ट फ्री एनर्जी और ई सेल के बीच में हमारे पास एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, जिसका कि फार्मूला आपको दोनों ही याद रख लेना है। और सम याद रखना है, ए फैराडे कांस्टेंट जिसका कि वैल्यू 96,500 कूलम के बराबर, और ये जो एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। तो डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी और ई सेल के बीच में एक फार्मूला एस्टैब्लिश हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस केस में कोई एक गॉल्वनिक सेल रिएक्शन जो हो रहा है स्पॉन्टेनियस है कि नॉट स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पर है, इसका एनालिसिस करेंगे। ये दोनों ही फार्मूला आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी तक याद रखने वाली बात, एक फार्मूला आया ई सेल का, ER माइनस EL, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल राइट हाफ सेल का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हाफ सेल का। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ई नॉट सेल का वैल्यू आया ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, फार्मूला नंबर 1। दूसरा आज के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला आया जो कि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डेल्टा जी के लिए, और वो फार्मूला है माइनस NFE सेल। एन क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो। एफ फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। ई सेल EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉट लग जाएगा, यानी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। क्वेश्चन में अगर पूछता है कि गैल्वेनिक सेल ने कितना वर्क किया, यानी वर्क का मैग्नीट्यूड पूछता है, तो फार्मूला लगा दोगे NFE सेल। ये यूजफुल वर्क है जिसको कि अवेलेबल एनर्जी के नाम से भी पुकारते हैं या गिफ्ट फ्री एनर्जी के नाम से भी पुकारते हैं। यानी गिफ्ट एनर्जी
जो आप कैलकुलेट करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा NF सेल, और डेल्टा जी का वैल्यू चूंकि निगेटिव होगा, वर्क करते हैं तो एनर्जी घट जाती है, तो उसके लिए फॉर्मूला माइनस NF सेल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज और क्या याद रखना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी को फैराडे कहते हैं। कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम के बराबर। इसकी उपयोगिता आगे आने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो गैल्वेनिक सेल में किस कंडीशन में सेल रिएक्शन स्वतः हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। गैल्वेनिक सेल में सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, इसको पहचानने का तरीका, और इस पर भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। देखो बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना है। पहला पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स से ही, फॉर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। कहां का रिडॉक्स रिएक्शन, अरे गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन, उसकी तो बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस सेल रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा जी का वैल्यू लेसर देन 0 होना चाहिए। अब फॉर्मूले को एनालिसिस करेंगे। पहले बताओ कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF सेल, है ना, ये फार्मूला है। इसी से एनालाइज करते हैं। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि कोई भी एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी स्वतः जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में हो रहा है। कोई एक केमिकल रिएक्शन है तो स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कोई एक केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यहां तो रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। तो स्पॉन्टेनियस सेल रिडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये अगर निगेटिव है, देखो भैया ये निगेटिव है तो ई सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा। एफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो ई सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये तीनों पॉजिटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अर्थात आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया। अभी 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ई नॉट सेल का वैल्यू कैलकुलेट किया था स्टैंडर्ड कंडीशन में। ई नॉट सेल का वैल्यू 3 न्यूमेरिकल में सॉल्व किया। पहले में आया 1.04 वोल्ट, दूसरे वाले में कुछ आया था, तीसरे वाले में आया था 0.8 वोल्ट, यानी तीनों जो वैल्यू आया था पॉजिटिव आया था। ई सेल का वैल्यू यदि पॉजिटिव है, ये वाला देखना भाई, ई सेल का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वह रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वह रिएक्शन हो रहा है। अर्थात आप जिसको एनोड कह रहे हो वो एनोड ही है, और जिसको कैथोड कह रहे हो वो कैथोड ही है। यानी पेपर पर जो रिप्रेजेंट किया है बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट किया है। तो ई सेल का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और सेल का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, सेल का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। तो 3 न्यूमेरिकल अभी इनोट सेल के लिए हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया तीनों में पॉजिटिव आया। तो बताओ सेल का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब जिसको एनोड करे तो वो एनोड है, जिसको कैथोड करे तो वो कैथोड है। सेल करेक्टली रिप्रेजेंट तब किया जाता है जबकि ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम मानते हैं कि करेक्ट है। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। करेक्ट है इसका मतलब क्या, जिसको तुम एनोड कह रहे हो एनोड है, जिसको कैथोड कह रहे हो कैथोड है, जिस पर आप ऑक्सीडेशन समझ रहे हैं वो ऑक्सीडेशन ही हो रहा, और जिस पर रिडक्शन समझ रहे हो वो रिडक्शन ही हो रहा। दूसरा पॉइंट, फॉर नॉट स्पॉन्टेनियस, है कि नहीं, सेल रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा, यहां पर भी सेल रिडॉक्स कह सकते हैं। सेल रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्वतः उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा। अरे भैया उस डायरेक्शन का मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो किधर हो रहा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है।
यदि कोई एक रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है कि गिवन कंडीशन में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से मैथमेटिकली एनालाइज करोगे, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो, इसके लिए ई सेल का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, तभी ना ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव और निगेटिव मिल करके डेल्टा जी पॉजिटिव बन जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब ई सेल का वैल्यू लेसर देन 0 होना चाहिए। क्या अर्थ इसका? हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यदि आपने किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पर ई सेल का वैल्यू निगेटिव आया, तो उसका अर्थ ये है कि दिया हुआ रिएक्शन जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं, बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यानी गिवन डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं है, बैकवर्ड में है, यानी सेल का रिप्रेजेंटेशन गलत है, इनकरेक्ट है। जिसको एनोड होना चाहिए वो कैथोड हो गया, जिसको कैथोड होना चाहिए वो एनोड की तरफ रिप्रेजेंट हो गया। देखो यार, दो हाफ सेल को आप जोड़ेंगे तो करंट तो फ्लो करेगा। ये गैल्वेनिक सेल को थोड़ी पता कि हम बाएं हैं कि दाएं हैं। ये सेल को रिप्रेजेंट करने का बायां और दायां का कन्वेंशन किसका? ह्यूमन बीइंग का, है कि नहीं? तो ह्यूमन बीइंग ने कह दिया कि बाएं तो एनोड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यदि ई सेल आपका निगेटिव आ गया तो वो बेसिकली जिसको आप एनोड कह रहे थे बाएं तरफ रखे, तो उसको बाएं तरफ नहीं रखना, बल्कि उसको दाएं तरफ रखना है, और जो दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ रखना है। तो ई सेल यदि आपने कैलकुलेट किया निगेटिव आया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, बैकवर्ड में है। बैकवर्ड में होने का अर्थ ये हुआ कि सेल का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है। देखो, आप वायर से कनेक्ट करते तो करंट तो प्रवाहित होगा ही, करंट नहीं फ्लो करेगा। ऐसा सेल को थोड़ी पता है कि हम बाएं हैं कि दाएं हैं। ये तो आपका कन्वेंशन है, तो आपके कन्वेंशन के अनुसार आपने पेपर पर उसको गलत रिप्रेजेंट किया है कि नहीं? गलत रिप्रेजेंट किया अर्थात ये है कि बायां वाला को दाएं कर दो, दाएं वाला को बाएं। जिसको एनोड करे तो बेसिकली वो कैथोड था, और जिसको कैथोड करे तो वो बेसिकली एनोड था। इसका अर्थ ये हुआ। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, यानी कोई एक केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल ही होता है ना, यहाँ सारे रिएक्शन बताया था, इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पर हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाता है, और डेल्टा जी यदि 0 होगा तो यहां से देखो, डेल्टा जी 0 तो ई सेल का वैल्यू भी क्या? 0। ई सेल का वैल्यू 0 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अब इलेक्ट्रोड के बीच में रहा ही नहीं। लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस सेल का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू 0 हो गया। अरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो क्या करंट फ्लो करेगा? कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी रिएक्शन चलते चलते इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद दोनों जगह, दोनों लेफ्ट और राइट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पर हो गया, डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा और ई सेल का वैल्यू भी 0 होगा। अर्थात ई सेल 0, नो करंट फ्लोस। अब आपको इक्विलिब्रियम पर करंट मिलना बंद हो जाएगा। क्या समझा? कुछ चीज़ें बढ़िया से समझ लेना जरूरी है। पहला एक फार्मूला जो हम लोगों ने समझा डेल्टा जी के लिए, डेल्टा जी का क्या फार्मूला बोलो सब? माइनस NF सेल, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, फैराडे कांस्टेंट F 96,500 कूलम के बराबर, और ये ई सेल का वैल्यू, ई सेल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एम ऑफ द सेल है। तो इस फार्मूले से हम लोगों ने एनालाइज कर लिया कि यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा, ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं, मतलब क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ई सेल का वैल्यू निगेटिव होगा। अर्थात न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, जो कि आगे बहुत करने वाले हैं, क्या भाई,
आपने ई सेल निकाला, पॉजिटिव आया, तो इसका अर्थ है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। सेल का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है, पेपर पर जो सेल रिप्रेजेंट किए हो वो 100% करेक्ट है, अर्थात जो एनोड है वो एनोड की जगह पर है, जो कैथोड वो कैथोड की जगह पर है। आपने ई सेल निकाला, निगेटिव आ गया, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो रहा, बैकवर्ड में हो रहा, अर्थात सेल का रिप्रेजेंटेशन जो किया गया है पेपर में पर वो गलत है, उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो वो करेक्ट हो जाएगा और ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा। यदि ई सेल का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर है, पोटेंशियल डिफरेंस अब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 0 हो गया है, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल और डेल्टा जी पढ़ा, इसमें कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखने से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, किसके किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में और डेल्टा जी के बारे में। सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल में क्या फर्क होता है? कोई भी एक हाफ सेल है, ध्यान से सुनो, ये सब जानना बहुत जरूरी है। कोई भी एक हाफ सेल है, मान लो कि ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है, तो ये हाफ सेल हुआ। इसके पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, तो इसकी भी एक पोटेंशियल होगी, इसको भी हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी हाफ सेल हुआ, ये भी हाफ सेल हुआ। एक में ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन, यानी सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है एक हाफ सेल में, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा या तो रिडक्शन हो रहा है। तो हाफ सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया तो एक कंप्लीट सेल बन गया। दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया तो एक कंप्लीट सेल बन गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल का, उसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल। क्लियर हुई बात? यदि हाफ सेल है, एक ही इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड है, दोनों को मिला के कंप्लीट सेल बनाया, तो कंप्लीट सेल का ईएमएफ ऑफ द जो सेल होगा उसको ई सेल कहेंगे। तो हम बार बार टर्म इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल के लिए, कंप्लीट सेल के लिए ई सेल, है कि नहीं? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अभी सिखाया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हाफ सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ई सेल, ई सेल का मतलब कंप्लीट सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड हेंस, हेंस का मतलब अतः, नॉट एडिटिव, whereas Gibbs energy is an extensive property
एंड एडिटिव इन नेचर। सर ये इंग्लिश में क्या लिख दिया? थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो मास का इंडिपेंडेंट होता है। गिवन सिस्टम के लिए अगर हम सिस्टम को एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू वो चेंज नहीं करता। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। वहाँ पर एग्जाम्पल दिया था ईएमएफ ऑफ द सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी दिया था अगर याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास का इंडिपेंडेंट होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं हो सकता, जोड़ते नहीं है। जैसे इस कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री हर जगह है, तो क्या टोटल के लिए 27 + 27 + 27 ऐसे करते हो क्या? नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट एडिटिव होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी मास पर डिपेंड नहीं करता गिवन सिस्टम के लिए, और उसको हम जोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल से बातें क्लियर होती हैं बिल्कुल। देख करके बताओ, Ag+ से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, ये Ag सॉलिड में चला गया। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन हो रहा, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हमने लिख दिया x के बराबर, x वोल्ट के बराबर, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल का SRP का वैल्यू दे दिया x के बराबर। अब पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अमाउंट को डबल कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अमाउंट को डबल कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag+, अब ये 2 सिल्वर में कन्वर्ट हुआ। अब इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा कहता है कि x के बराबर ही होगा। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड नहीं करेगा। मास पर डिपेंड नहीं करने का अर्थ ये हुआ कि उस रिएक्शन को कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो यदि यहाँ पर x था तो ये भी x हुआ। इंटेंसिटी का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एडिटिव नहीं होता, उसको हम जोड़ नहीं सकते। अर्थात किसी एक रिएक्शन को 5 से गुना कर दो, 10 से गुना कर दो, तो भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कंप्लीट सेल हुआ तो ई सेल का वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं करता, सेम ही रह जाता है। लेकिन अगला पॉइंट, गिब्स एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी सिखाया था। गिब्स एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मास पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी एक सिस्टम को एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करोगे तो गिब्स एनर्जी का वैल्यू चेंज करेगा। मास पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, यानी कि उसको हमको जोड़ना पड़ता है। मतलब इस रिएक्शन के लिए यदि गिब्स एनर्जी का चेंज ΔG1 कह लो A था, तो ΔG2 का जो वैल्यू होगा वो A नहीं बल्कि 2 से गुना कर दिया तो 2A के बराबर। अमाउंट डबल हो गया, अमाउंट डबल हो गया तो गिब्स एनर्जी का जो चेंज है वो भी डबल हो जाएगा। एडिटिव होता है, अगर मास ट्रिपल होगा तो उसका वैल्यू भी ट्रिपल हो जाएगा। ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी कोई एक रिएक्शन दिया ऑक्सीडेशन का या रिएक्शन का या कंप्लीट सेल रिएक्शन दिया, कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो, उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल का वैल्यू चेंज नहीं करता, लेकिन गिब्स एनर्जी का वैल्यू चेंज कर जाता है। गिब्स एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना से मल्टीप्लाई करोगे रिएक्शन में गिब्स एनर्जी का वैल्यू उतना टाइम्स हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। अगर 5 से गुना करते इस रिएक्शन को तो ये वाला x ही रहता, लेकिन ΔG का वैल्यू 5A हो जाता। नोट कीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स में पूछा जाता है और यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या सीखा बच्चों? पहली बात ये सिखाए कि एक ही अगर हाफ सेल है, एक ही इलेक्ट्रोड है, तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। 2 हाफ सेल यानी 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड है और एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट कर दिया तो कंप्लीट सेल का निर्माण हुआ।
तो उसके लिए ई सेल कहते हैं। तो फर्क होना चाहिए पता, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल के लिए, ई सेल कंप्लीट सेल के लिए। ये दोनों प्रॉपर्टी कैसी है? इंटेंसिव है। क्या जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। इसका अर्थ क्या हुआ सर? कोई एक रिएक्शन को जितना से भी गुना कर दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। गिब्स एनर्जी कैसा प्रॉपर्टी? इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव होता है सर। कैसे एक्सटेंसिव होता है? क्योंकि उसका मास पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, वैल्यू उसका डिपेंड करता है मास पर। तो किसी एक रिएक्शन में अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू चेंज करेगा कि नहीं? करेगा। कितना गुना करेगा? उतना ही गुना करेगा जितना से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कहाँ पर इसका एप्लीकेशन होने वाला है? अभी अभी एप्लीकेशन होने वाला है, सेकंड पॉइंट में। और इससे न्यूमेरिकल हर जगह, बोर्ड की बात करो वहाँ पर भी पूछता है, नीट की बात करो वहाँ पर भी पूछता है, जेईई मेंस और एडवांस में तो पूछते ही रहता है। तो दूसरा जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं आज के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए है, और स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है इसमें, यानी इसको जिसने मिस किया न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा इस पॉइंट को। तो पॉइंट नंबर 2 पहले लिख देते हैं पॉइंट्स को। इफ ऑन एडिशन ऑफ मोर देन 2 हाफ सेल, मोर देन 1 हाफ सेल, या 2 और 2 मोर कह सकते हैं, we get a resultant half cell, then electrode potential ऑफ रिजल्टेंट, मतलब जो फाइनल बनेगा जोड़ करके, हाफ सेल इज कैलकुलेटेड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा जी। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसको बढ़िया से न्यूमेरिकल से समझेंगे। पहली बात कह रहा है इफ ऑन एडिशन ऑफ मोर देन 1 हाफ सेल, मतलब एक से ज्यादा हाफ सेल है। हाफ सेल समझ में आया? हाफ सेल का मतलब या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन, या तो लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन है या तो राइट में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर नजर ही नहीं आए तो कंप्लीट सेल होगा, 2 हाफ सेल को मिलकर बनता है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हाफ सेल की। मोर देन 1 हाफ सेल, हाफ सेल में एक ही चीज होता है, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। तो एक से ज्यादा हाफ सेल को हमने जोड़ा और जोड़ करके एक रिजल्टेंट भी हाफ ही सेल मिला। हाफ सेल को जोड़ा और फाइनली भी हाफ ही सेल मिला, मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉन रह गया या तो बाएं या तो दाएं। तो उसका जो फाइनल रिजल्टेंट हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए हम डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी मान लो कि 2 हाफ सेल था और दोनों को जोड़ करके तीसरा भी हाफ ही सेल मिला, कंप्लीट सेल नहीं, तीसरा भी हाफ ही सेल मिला। तो तीसरा हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए ऊपर के 2 हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं जोड़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिटिव नहीं होता। कौन एडिटिव होता है? अभी अभी सिखाया, डेल्टा जी एडिटिव होता है। तो डेल्टा जी को जोड़ सकते हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें कि एक से ज़्यादा हाफ सेल को जोड़ने के बाद भी फाइनल हाफ सेल जो मिला उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट डेल्टा जी का लगाते हैं, डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से करते हैं। पहले इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये बहुत ज़्यादा पूछता है इस कॉन्सेप्ट पर, जेईई मेन एडवांस में क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन, और मैंने देखा है कि नीट में ये क्वेश्चन 1 साल 20 करके पूछता ही पूछता है। तो बढ़िया समझोगे।
कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझोगे। न्यूमेरिकल समझते हैं, बहुत आसान है। देखो भाई, एक क्वेश्चन हमने यहां पर कुछ इस तरह से लिखा, दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में Fe3 प्लस से Fe+2 के लिए x वोल्ट दे दिया, x वोल्ट में होता है इसका यूनिट, और दे दिया E0 शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे नोटेशन में लिखते हैं Fe+2 से Fe के लिए y दे दिया। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E0 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। Fe3 प्लस से Fe के लिए क्या होगा, यानी दो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया। पहली बात समझ में आनी चाहिए कि ये हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, रिडक्शन हो रहा, यहां पर भी रिडक्शन ही हो रहा, और ये तीसरा जिसके लिए पूछा ये भी हाफ सेल है, ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, दो का वैल्यू दिया और तीसरे हाफ सेल के लिए वैल्यू पूछा। तो पहले दिमाग लगाएं कि क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं गठजोड़ कॉम्बिनेशन, जिससे कि दिया हुआ हाफ सेल को जोड़ करके ये तीसरा वाला हाफ सेल मिल जाए। यदि दिया हुआ हाफ सेल को रिएक्शन के फॉर्म में लिखा और जोड़ करके तीसरा वाला रिएक्शन के फॉर्म में हाफ सेल मिल गया, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस कॉन्सेप्ट से? डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से। सीधे सीधे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं जोड़ेंगे भाई। तो कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। यहां पर बच्चा बहुत गड़बड़ करता है। पहले क्या करेंगे कि दोनों हाफ सेल है उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, वो आना चाहिए। तो जो दिया हुआ पहले वो तो लिख लो। Fe3 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो ये Fe+2 में जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 कह लो, और ये दिया हुआ है x के बराबर, है कि नहीं? देखते जाओगे। एक और रिएक्शन जो दिया Fe+2 दिया, दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो Fe में चला जाएगा, है ना? ये Fe+2 से Fe दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके लिए E2 कह लो, इसका वैल्यू y दिया हुआ है। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। फाइनल जो रिएक्शन मिला Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या दे दिया? Fe दे दिया। और इसके लिए E3 का वैल्यू हमें निकालना है, Z कह दिया। यही Z आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये तीसरा वाला जो हाफ सेल है Fe3 प्लस से Fe, Fe3 प्लस से Fe के लिए ये आपने हाफ सेल रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अब इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Z का वैल्यू पूछता है। दो हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ने के बाद तीसरा हाफ सेल रिएक्शन मिला तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या ऊपर वाला x प्लस वाई के बराबर होगा? नहीं होगा। यही तो सिखा रहा है। बहुत बच्चा सीधे सीधे जोड़ देगा x प्लस वाई, गलत। दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने पर तीसरा भी हाफ सेल जो मिला उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीधे सीधे जोड़ने से नहीं मिलता, बल्कि डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, सीधे सीधे नहीं जोड़ते। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिटिव नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। ये Z x प्लस वाई के बराबर नहीं होगा, ये पहली बात। तो फिर क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करेंगे ना। यहां पर डेल्टा G1 निकालेंगे, यहां पर डेल्टा G2 कैलकुलेट करेंगे। सर इसके लिए और इसके लिए लास्ट वाले के लिए भी डेल्टा G3 कैलकुलेट करेंगे। ये डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है? अरे डेल्टा जी वाला फॉर्मूला सब भूल गया। डेल्टा जी का फॉर्मूला -NFe, -NFe। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। n क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। कितना यहां पर पहले वाला में? एक इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा जी इक्वल टू -1f, और E का मतलब क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर कितना? x। डेल्टा G2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2, तो -n2f, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल y। डेल्टा G3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3, इसके लिए पूछता है, तो -3f, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने Z माना है, इसी Z को आपको कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान से देखो जो हम पूछते हैं। पहले ये बताओ कि गिब्स फ्री एनर्जी एडिटिव है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट नंबर 2 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि डेल्टा जी एडिटिव होता है, उसको हम जोड़ सकते हैं। यानी डेल्टा G3 नॉट इजकल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। दो रिएक्शन को जोड़ने के बाद तीसरा रिएक्शन मिलता है तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू जिन जिन रिएक्शन को जोड़े उनके डेल्टा जी के समेशन के बराबर होगा, एडिटिव होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, -3FZ इज इक्वल टू -1FX -2FY। तो यहां से फार्मूला आपके पास निकल करके मिल गया Z के लिए, वो आया x प्लस 2y एंड डिवाइड बाई 3, इतना वोल्ट, ये आएगा आंसर। कुछ बात समझ में आई? यानी कि एक से ज्यादा हाफ सेल को जोड़ने पर भी फाइनली भी हाफ ही सेल मिला। हाफ सेल का मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो दाएं या तो बाएं, हाफ सेल जोड़ने पर भी हाफ सेल। तो तीसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ दोनों के समेशन करने से x प्लस वाई के बराबर नहीं होगा, बल्कि किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, डेल्टा जी। डेल्टा जी एडिटिव होता है। डेल्टा जी का क्या फार्मूला, ये वाला -NFE। ये n क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और ये सब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेल्टा G3 का वैल्यू किसके बराबर, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर। और नॉट 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 का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू दिया, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला हो जाएगा, हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा, अब इस फार्मूले को जनरलाइज कर देते हैं। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, हम बार बार करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है हाफ सेल का, ये सेल का मतलब कंप्लीट सेल का। बताओ इन तीनों में कौन कंप्लीट सेल है, कोई भी नहीं है भाई। ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल। ये तीसरा वाला सर हाफ सेल कैसे कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यदि रह जाए ना, या तो बाएं या तो दाएं, बाएं है तो क्या हुआ, रिडक्शन, दाएं रहेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो उसको हाफ सेल कहेंगे। दो हाफ सेल को जोड़ने के बाद कंप्लीट सेल कब मिलता है, जबकि एक ऑक्सीडेशन वाला हो, दूसरा रिडक्शन वाला। एक हाफ सेल में दाएं तरफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ बाएं तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर हो, तो जुड़ने पर वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, दो हाफ सेल को जोड़ने के बाद तीसरा भी हाफ ही सेल मिल रहा है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये लगाए है कि नहीं। यानी कि इन जनरल यदि आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्शन है और उसको आपने जोड़ करके एक फाइनल भी रिएक्शन जो लाया वो हाफ ही सेल मिला, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा कुछ इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से भाई, तो देखो फॉर एग्जांपल एक फार्मूला बना रहे हैं, कोई एक रिएक्शन लिया A, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर N1 मान लो, N1 इलेक्ट्रॉन, इसका कन्वर्जन B में हुआ है कि नहीं, एक रिएक्शन ये। दूसरा कोई एक और रिएक्शन था C, N2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कुछ D बना इस तरह से। एक और मान लो रिएक्शन जिसमें कि N3 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया और ये F बन गया। कितने रिएक्शन, 3। इस तरह से चार भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल है जिसको कि जोड़ करके फाइनल रिएक्शन आपको लाना है। अब ये सब रिडक्शन का रिडक्शन का, राइट में रहता तो ऑक्सीडेशन का, लेफ्ट में है तो रिडक्शन का। करने का तरीका एकदम सेम होगा। ओवरऑल कितने रिएक्शन जोड़ा, 3, तो रिजल्टेंट रिएक्शन मिलेगा। चौथा रिएक्शन ये क्या, रिजल्टेंट, सबको जोड़ दो, तो A प्लस C प्लस E प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3, टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ, N1 प्लस N2 प्लस N3। और ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास मिल गया क्या, B प्लस D N प्लस F। ऐसा एक फाइनल रिएक्शन तुम्हारे पास आया जो कि हाफ ही रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं, बहुत सारा हाफ रिएक्शन को जोड़ करके एक फाइनली भी रिजल्टेंट जो आया वो हाफ रिएक्शन मिला। अब इसके लिए मान लो कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था E1, इसका मान लो E2, इसका मान लो E3। नॉट लगाओ तो स्टैंडर्ड हो जाएगा और नहीं लगाया तो नॉट स्टैंडर्ड।
करने का तरीका वही होगा। हमें इसके लिए E4 कैलकुलेट करना है। चौथा जो है E4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। 3 रिएक्शन को जोड़ करके चौथा रिएक्शन जो मिला उसका E4 का वैल्यू क्या होगा। एकदम सिंपल। इसी फॉर्मूला से इसके पहले वाला क्वेश्चन कर सकते थे। क्या? पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ N1 और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E1, तो N1 E1 प्लस दूसरे वाले का N2 E2 प्लस तीसरे वाले का N3 E3 एंड डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी डेल्टा जी से भी करोगे तो फाइनली फार्मूला तुम्हारे पास यही निकल करके आ जाएगा। यानी हर एक क्वेश्चन में डेल्टा जी से अब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। सीधे सीधे फार्मूला अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं। अगर 2 है तो 2 बार, 2 है तो 2 ही बार आएगा, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइनल हाफ सेल का हमारे पास जो आएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिग्मा की अगर बात करेंगे तो NiEi, मैथमेटिक्स वाला बच्चा इसको आसानी समझता है। जिसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता बस समझ लेना ये है कि 2 है तो 2 ही बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। अगर मान लो कि एक और हाफ सेल जोड़ करके 5वां हाफ सेल मिलता तो 5वां के लिए क्या निकालते, N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 प्लस N4A4 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। उसको लिखते हैं सिग्मा NiEi, यानी जितनी बार है उतनी बार उसको जोड़ेंगे और नीचे में सिग्मा Ni। ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिजल्टेंट हाफ सेल का मिल जाएगा, है कि नहीं। ये अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन करके देखो। पहला वाला में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1, दूसरा वाला में 2, तो 1 गुने E1 प्लस 2 गुने E2, यानी E1 प्लस 2E2, टोटल कितना 3, तो डिवाइड बाई 3, यानी x प्लस 2y एंड डिवाइड बाई 3 आंसर आता। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और पॉइंट रह गया है, जल्दी से उसको 5 मिनट में समाप्त करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को बिल्कुल नहीं मिस करना है। केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स जो हम लोगों ने शुरू किया है वो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ ये है। आपका जैसे पार्थ आश्रम के स्टूडेंट्स का कोर्स चल रहा था 12th का, वो चलता रहेगा, पूरा कंप्लीट होगा। वो अभी 11th के लिए है और टारगेट के स्टूडेंट्स जो कि जेईई मेन और ये देने वाले हैं नीट के एग्ज़ाम, उनके लिए भी है। उनके लिए हम लोग लास्ट ईयर का जो पेपर है टॉपिक वाइज भी और ईयर वाइज भी वो अपलोड कर रहे हैं क्रैश कोर्स के रिस्पेक्ट में। आज सर ने भी किया हुआ है, कुमू सर ने भी किया था नीट का जो लास्ट ईयर का जो पेपर था। तो उसको हम लोग 2 तरह से करेंगे, एक तो ईयर वाइज कर ही रहे हैं, टॉपिक वाइज भी करेंगे। और 30 तारीख से उसी पर लाइव भी शुरू होगा क्लास 8 बजे रात से 10:30 तक। वो 11th के स्टूडेंट्स से जो 10th पास करके 11th में गए हैं, तो अपने भाई को, जो रिलेटिव्स हैं उनको, सिस्टर्स को, जो भी हैं उनको आप बताइए और वहाँ से जुड़िए। ऐसा अपॉर्चुनिटी रेयरली ही मिलता है कि सारे ही केमिस्ट्री के टॉप जो टीचर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं। ये यूट्यूब के माध्यम से तो हम लोग शुरुआत में पढ़ा रहे हैं, ये बेसिकली 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ाया जाएगा जूम से, है ना। तो उससे ज़रूर जुड़े। चलो भाई शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट, ये तो सर आप बोले कि 2 हाफ सेल 3 हाफ सेल को जोड़ करके फाइनल भी हाफ ही सेल मिल रहा है। यदि 2 हाफ सेल जोड़ करके कंप्लीट सेल रिएक्शन मिले तो उसमें हम क्या करेंगे। तो तीसरा पॉइंट, इफ ऑन एडिशन ऑफ 2 हाफ सेल we get a complete cell reaction, we get a complete
सेल रिएक्शन देन ई सेल। अब देखो कंप्लीट सेल के लिए हम क्या करें, ई सेल इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। ये तो बड़ा गड़बड़ बात कर रहे हैं सर, दो हाफ सेल को जोड़ने पर कंप्लीट सेल मिल रहा है तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ देंगे। अभी तो बोले थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ते नहीं, यहां पर तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दोनों हाफ सेल को जोड़ देंगे तो कंप्लीट सेल का ई सेल का वैल्यू मिल जाएगा। ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि ये इसलिए होता है बिकॉज ऑन in this case electron transferred in each case are equal and get cancelled। क्या कहता है ये अंग्रेजी जो है ना, खतरनाक कभी कभी लगता है, लेकिन उसको एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो तुरंत समझ में आ जाता है। देखोगे सब ध्यान से, कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक जगह कह रहे हैं कि जोड़ सकते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं जोड़ सकते हैं, उसके पहले बोले कि जोड़ नहीं सकते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो कंट्राडिक्शन हो गया। देखो ध्यान से क्या कहता है। हमने दो हाफ सेल लिया, एक लिया जेडन है ना, जेडन से Zn+2 में गया, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीडेशन। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 कह दो, ये दे दिया 0.70 वोल्ट। कौन सा पोटेंशियल दिया? ऑक्सीडेशन हो रहा ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। एक और हाफ सेल लिया Cu+2, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये Cu मिल गया सॉलिड। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया 0.34 वोल्ट। ये कौन सा पोटेंशियल दिया? रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों के सामने जो पोटेंशियल लिखा रहता है वो रिएक्शन को पढ़ करके डिसाइड करते हैं। ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तो रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को जोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा? कैंसिल। तो जोड़ने पर एक कंप्लीट सेल मिल रहा, जोड़ने पर एक कंप्लीट सेल मिला है कि नहीं? तो कहता है कि अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बल्कि ई सेल कहेंगे। तो ई सेल का वैल्यू सिंपली जिन जिन हाफ रिएक्शन को जोड़े हो उन हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ दो तो E0 सेल के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा? यहां पर भी देखो, डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं जोड़ रहे बच्चे, डेल्टा जी से ही कर रहे हैं। डेल्टा जी से करने में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर आएगा ना, देख यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2, डेल्टा जी लिखते तो -2 Fe लिखते, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2, डेल्टा जी लिखते तो -2 Fe लिखते, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी कितना? 2। फाइनल रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना? 2। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, बाएं तरफ 2 और दाएं तरफ 2। राइट वाला और लेफ्ट वाला डेल्टा जी लिखने पर 2 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल होकर के ये फाइनल तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी अभी भी हम डेल्टा जी से ही कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चूंकि सारे केस में बराबर है, ध्यान से देखो, क्योंकि इन दिस केस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ईच केस आर इक्वल। पहले हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2, दूसरे हाफ सेल रिडक्शन वाला में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2, और फाइनली भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2। यही इलेक्ट्रॉन तो एनोड से चल के कैथोड पर पहुंचा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी कितना? 2। तो डेल्टा G1 लिखोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, डेल्टा G2 लिखोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा G3 भी लिखोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन। दायां वाला और बायां वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होकर के सिंपली सीधे सीधे जुड़ जाएगा। यानी E0 सेल का वैल्यू हो जाएगा 0.7 + 0.34 = 1.04 वोल्ट के बराबर। यानी यहां पर इस केस में ध्यान से सुनो, दो हाफ सेल को जोड़ने के बाद यदि कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलता है तो डेल्टा जी से करके
अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी से भी करोगे तो यही वाला फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा। तो सीधे ही सीधे उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो फाइनल जो सेल रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, उसका आपका ई सेल का वैल्यू मिल जाएगा। इसके पीछे रीजन समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सेम होने की वजह से दायां वाला और बायां वाला कैंसिल आउट होकर सीधे सीधे जुड़ जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हाफ सेल को जोड़ने के बाद हाफ ही सेल मिले तो सीधे सीधे नहीं जोड़ोगे, उसको डेल्टा जी से करना मस्ट है कि नहीं? तो ये बढ़िया से 2 बार 3 बार इसको स्टडी कीजिए और डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला जो क्लास है वो होगा नस्ट इक्वेशन के लिए कि किस तरह से नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में गैल्वेनिक सेल का, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्लास नस्ट इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोच ही नहीं सकते, गैल्वेनिक सेल सोच ही नहीं सकते। और उसका क्लास जो होने वाला है वो होगा वेंसडे को 12:30 बजे। नस्ट इक्वेशन की क्लास होगी, गैल्वेनिक सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जम के पढ़िए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत बच्चों ने फ़ोन किया था। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, जम के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।